क्या कलेक्शंस देख लेते हैं। जावा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलेक्शंस। सो बेसिकली कलेक्शन है क्या? ठीक है, व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन कलेक्शन से पता लग रहा है कि किसी चीज का कलेक्शन है। ठीक है, ग्रुप है किसी चीज का कलेक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली किस चीज का कलेक्शन है, किस चीज का ग्रुप है? तो हम ये कहेंगे कि जावा कलेक्शन जो है बहुत सारे इंटरफेसेस और क्लासेस का कलेक्शन है या ग्रुप है। सो वी कैन से दैट जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क। So the Java collections framework is a collection of interfaces. Okay? Collection of interfaces and classes, which helps in storing and processing the data efficiently. ठीक है, अभी तक हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर में एरे का आपने कॉन्सेप्ट देखा था। तो एरे कलेक्शन नहीं है। ठीक है, कलेक्शंस जावा में बहुत टाइम बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले आपका एरे था, लेकिन एरे में क्या प्रॉब्लम होती थी? एरे में ये प्रॉब्लम होती थी कि अगर हमने एक बार एरे का साइज फिक्स कर दिया, ठीक है, तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे रन टाइम पर। एरे का साइज जो है चेंज नहीं कर सकते थे। बट कलेक्शंस में हमें ऐसी बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं जो कि हम जिससे जो है हम इस काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इनका यूज क्या होता है? इट हेल्प्स इन स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग द डेटा एफिशिएंटली। डेटा को स्टोर करने में और उसको प्रोसेस करने में जो है बहुत हेल्पफुल होती है ये क्लासेस जो है। बट आप यहाँ पर देखें तो कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस। अब यह फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब आप ये समझिए कि बनी बनाई क्लासेस और इंटरफेसेस। ठीक है, तो कलेक्शंस क्या एक फ्रेमवर्क है, यानी कि बनी बनाई क्लासेस होंगी और क्या होंगी? इंटरफेसेस होंगे, आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको करना क्या है? सिर्फ उन क्लासेस को इंपोर्ट कीजिए और उनको यूज कीजिए। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, बनी बनाई चीज है, आपको इंपोर्ट करना है और यूज करना है। तो बेसिकली हम इसी को कहते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है। तो अब कलेक्शंस, अब देखिए कलेक्शंस में है क्या? तो कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो खुद कलेक्शन जो है एक इंटरफेस है। अब आप थोड़ा दिमाग में जोर डालिए और याद कीजिए कि इंटरफेस क्या होता था। कलेक्शन इज एन इंटरफेस। ओके, और इंटरफेस क्या होता था? सर स्टैटिक वैल्यू को स्टोर करता था। कलेक्शंस बेसिकली होता क्या था? कलेक्शंस के अंदर आप जो है सिर्फ मेथड डिफाइन करते एब्स्ट्रैक्ट। थे। ठीक है, कल इंटरफेस में आप क्या करते थे? एक मेथड डिफाइन करते थे। लाइक दिस, आपने इंटरफेस लिया, इंटरफेस का नाम सपोज कीजिए आपने नाम दे दिया माई इंटरफेस, क्लास की तरह डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इंटरफेस माई इंटरफेस। और क्या लिखते थे आप इंटरफेस के अंदर? फाइनल वेरिएबल्स लिखते थे, लाइक फाइनल int I equals to 6। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लिखते थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिखते थे। मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का मतलब क्या होता था? कि जो है आप सिर्फ सिग्नेचर लिखोगे, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं बाद लिखोगे। में करेंगे। ठीक है, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखोगे। जैसे कि सपोज वाइट, दिस इज जस्ट अ सिग्नेचर। ओके, इम्प्लीमेंटेशन आपने इसका नहीं लिखा है, तो इसी को हम इंटरफेस कहते थे। तो कलेक्शन भी क्या है? एक इंटरफेस है, यानी कलेक्शन इंटरफेस के अंदर बहुत सारी बहुत सारे मेथड्स डिफाइन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कलेक्शन एक इंटरफेस है, यानी कि इस तरीके से कुछ रहा होगा। कलेक्शन इंटरफेस का नाम क्या रहा होगा? ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर कलेक्शन एक इंटरफेस है तो इसको जो है क्लासेस ने इम्प्लीमेंट भी किया होगा। इंटरफेस को कौन इम्प्लीमेंट करता है? क्लासेस इम्प्लीमेंट सर करती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है? कलेक्शन क्योंकि इंटरफेस है, इस इंटरफेस को भी एक्सटेंड किया गया है, यानी कि आपको बता रहे हैं
जैसे कि एक यहाँ पर सपोज कीजिए इंटरफेस है I1 और यहाँ पर एक मेथड है void जैसे सिग्नेचर। ध्यान रखिए इंटरफेस, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरफेस कैन इनहेरिट अनदर इंटरफेस। यहाँ पर अब क्योंकि इंटरफेस ने I1 इंटरफेस को एक्सटेंड किया I2 ने, तो यहाँ पर कौन कौन से मेथड अवेलेबल है अभी इस इंटरफेस में, कौन सा सिग्नेचर अवेलेबल है इस वक्त? सर वॉइड डिस्प्ले है। डिस्प्ले अवेलेबल है क्योंकि हमने इनहेरिट किया है, ठीक है, तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लेकिन हम अपनी तरफ से I2 में ऐड कर सकते हैं। सपोज वाइड डिस्प्ले की जगह मैंने यहाँ पर लिखा है वाइड डिस्प्ले अगेन देयर इज अनदर मेथड, ठीक है। अब ये इंटरफेस, इस इंटरफेस के अंदर दो मेथड सिग्नेचर अवेलेबल है, ठीक है। एक है आपका डिस्प्ले और एक है आपका डिस्प्ले अगेन, बट इस इंटरफेस के अंदर एक ही सिग्नेचर अवेलेबल है जो कि है डिस्प्ले, ठीक है। ये चीज क्लियर है? दो इंटरफेसेस जो है आपस में एक दूसरे को एक्सटेंड कर सकती हैं। अगर I1 चाहे तो I2 को एक्सटेंड कर सकती है और I2 चाहे तो I1 को एक्सटेंड कर सकती है। यहाँ पर आप देख लो I2 इंटरफेस ने किसको एक्सटेंड किया है? I1 को, यानी कि I1 को इनहेरिट किया है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंटरफेस में। यस सर। यस सर। आप लोग बोला भी करो सब लोग कलेक्शन इंटरफेस, तभी तो समझ में आएगा कि आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कलेक्शन इंटरफेस है, ठीक है। कलेक्शन इंटरफेस को भी एक्सटेंड किया गया है और किसने एक्सटेंड किया वो देख लीजिए। कलेक्शन को सेट इंटरफेस, सेट भी एक इंटरफेस है, इसने एक्सटेंड किया है। अभी हमने आपको बताया था कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकती है, तो सेट भी एक इंटरफेस है। ओके, सेट के बाद आपका एक लिस्ट इंटरफेस है और लिस्ट के बाद आपका क्यू इंटरफेस है, ठीक है। ये तीन इंटरफेसेस है। ये चीज अभी ध्यान, अभी इस चीज को बस समझते जाइए कि कलेक्शन इंटरफेस है, इसको सेट, लिस्ट और क्यू ने क्या किया है? इनहेरिट किया है। अब हम सेट इंटरफेस की पहले बात कर लेते हैं। तो सेट इंटरफेस को किस सीरीज ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। किस किस क्लास ने सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है? तो सेट क्लास को इम्प्लीमेंट किया है हैश सेट क्लास ने, ठीक है। एक क्लास है हैश सेट जिसका हम यूज कर सकते हैं, और लिंक्ड हैश सेट, देन आपका है ट्री सेट, ओके। तो ये तीन जो क्लासेस हैं, ठीक है, ये इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। हैश सेट क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, लिंक्ड हैश सेट जो है इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, और ट्री सेट करेगी का मतलब करती है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ये दोनों, ये सब क्या है? सेट, लिस्ट और क्यू क्या है? इंटरफेसेस हैं। हम अभी सिर्फ सेट की बात करें, जैसे हमने कहा था ना इम्प्लीमेंट्स, याद होगा इंटरफेस में, थोड़ा रिमाइंड कीजिए कि जब हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते तो क्या लिखते थे। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? हैश सेट का अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब ये है कि क्लास हैश सेट इम्प्लीमेंट्स व्हाट? क्या किसको इम्प्लीमेंट कर रही है ये क्लास हैश सेट? सर सेट को, सेट क्लास को, रिमेंबर इट, ठीक है। वही मैं चीज कह रहा हूँ कि हैश सेट को इम्प्लीमेंट कर रही है। इसी तरीके से एक और क्लास है, ठीक है, वो भी सेट क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी, दैट इज लिंक्ड हैश सेट। ये चीजें ऑलरेडी डिफाइन है, ये हम आपको बता रहे हैं कि सिग्नेचर कैसा क्लास का रहा होगा। इट आल्सो इम्प्लीमेंट्स सेट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ट्री सेट भी इम्प्लीमेंट करता है, ट्री सेट भी सेट को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्लासेस हैं जो कि सेट क्लास को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और सेट क्लास को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि कलेक्शन सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि कलेक्शन इंटरफेस के भी सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी कि इस इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट किया गया है।
हायरार्की समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ रही है हायरार्की? यस सर। सर सेट के अंदर ये तीनों क्लास है। अब सेट, क्योंकि सेट जो है, सेट ने जो है Super class। कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है, तो इस इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होंगे, ठीक है, वो भी यहाँ पर डिफाइन कर दिए जाएंगे, यानी कि उनका डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा हैश सेट में, ठीक है, और लिंक्ड हैश सेट में और ट्री सेट में। इससे एक चीज पता लग रही है कि सेट क्लास के अंदर, सॉरी, सेट इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे, सपोज कीजिए सेट के अंदर कुछ मेथड्स हैं, सेट के अंदर, नॉट क्लास सेट, इट्स क्लास इंटर, सपोज कीजिए एक ये मेथड है void m1 जो कि आया हुआ है कनेक्शन इंटरफेस से, ठीक है, क्योंकि क्लास इंटरफेस सेट ने किसको इम्प्लीमेंट एक्सटेंड किया है, इसको। तो m1 मान लीजिए कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट है, then there is a method called void m2, then there is a method called void, मान लीजिए तीन जो है मेथड्स अवेलेबल हैं इस इंटरफेस के अंदर, जहां पर m1 मेथड जो है कलेक्शन क्लास की को इनहेरिट करने की वजह से आया है, और m2 और m3 इसके खुद के मेथड्स हैं सेट के, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात ये है कि क्योंकि हैश सेट क्लास ने, या गौर कीजिए ये क्लासेस हैं, बाकी सब इंटरफेस है, हैश सेट क्लास ने सेट को इम्प्लीमेंट किया है, इस तरीके से लिंक्ड हैश सेट क्लास ने भी सेट को इम्प्लीमेंट किया है, और ट्री सेट ने भी, ये अलग क्लास है, इसने भी सेट क्लास को इम्प्लीमेंट किया है। तो कितने मेथड ऐसे होंगे जो इन तीनों क्लासेस में अवेलेबल होंगे? दिमाग लगाइए, कितने ऐसे मेथड होंगे जो इन तीनों क्लासेस में अवेलेबल होंगे? अवेलेबल का सर जो मतलब तीनों में कलेक्शन में कॉमन होंगे और हाँ, सेट में होंगे, वो जो कलेक्शन में होंगे और सेट में होंगे। नहीं वो ठीक है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब है, देखिए हैश सेट क्लास ने इस सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है, ट्री सेट क्लास ने भी। अब यहाँ देखो, ये चीज मेरा कहने का मतलब है, ये आप देख रहे हो क्लास हैश सेट इम्प्लीमेंट्स सेट, इस क्लास ने भी इम्प्लीमेंट किया हुआ, कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे अंदर, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया गया होगा, ठीक है, और इसी तरीके से इस क्लास ने, ट्री सेट ने भी जो है इम्प्लीमेंट किया होगा मेथड्स। मेरा ये क्वेश्चन है कि इन तीनों क्लासेस में कौन से मेथड्स कॉमन होंगे जो तीनों में अवेलेबल होंगे, हैश सेट में भी अवेलेबल होगा, लिंक्ड हैश सेट में भी अवेलेबल होगा, और ट्री सेट में भी अवेलेबल होगा। सर जो भी मेथड्स हमारे सेट में होंगे वो सारे अवेलेबल होंगे, वो कॉमन होंगे। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब है, मेरा ये कहने का मतलब ये तीनों मेथड्स m1 m2 और m3 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसने क्या करा है, सेट क्लास को इम्प्लीमेंट किया है हैश सेट ने, तो यानी कि सेट के जितने भी मेथड होंगे उसको यहाँ पर डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी ना। हमने आपको इंटरफेस में क्या बताया था कि अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसके सारे मेथड्स को जो है डिफाइन करना ओवरराइड करना पड़ेगा, या definition। डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये चीज बताई थी मैंने, ठीक है। तो इसी यस तरीके से यहाँ पर भी m1 m2 m3 अवेलेबल होंगे और m1 m2 m3 अवेलेबल होंगे। मेरा बताने का सिर्फ इतना यही मकसद है कि यहाँ पर अगर कोई क्लास कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, ये कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कि है सेट। तो सेट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो इन तीनों क्लासेस में अवेलेबल होंगे, ओके। सो नाउ ये आपने देखा कलेक्शंस एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस को एक्सटेंड किया है सेट ने, लिस्ट इंटरफेस ने और क्यू, यानी कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये तीनों भी इंटरफेस है। देखिए इनका पेरेंट इंटरफेस कौन सा है, इन तीनों इंटरफेस का पेरेंट इंटरफेस कौन सा है? सेट। नहीं सर उन तीनों सेट, कलेक्शन। लिस्ट और क्यू, कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन जो इंटरफेस जो है वो पेरेंट इंटरफेस। आप इंटरफेस को ऐसा समझो ना बिल्कुल क्लास की तरह, क्लास को आप जब एक्सटेंड करते थे
तो पेरेंट क्लास होती थी, यहाँ पर इंटरफेस को एक्सटेंड किया गया है तो पेरेंट इंटरफेस होगा, और ये चाइल्ड इंटरफेसेस है, ठीक है, सेट, लिस्ट और क्यू। और इस यहाँ पर एक इंटरफेस जो कि सेट है उसको इम्प्लीमेंट किया है इन 3 क्लासेस में। ये तो सिर्फ सेट की बात होगी। अब आते हैं लिस्ट पे। लिस्ट भी क्योंकि एक इंटरफेस है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया, आपको बता देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वेब डेवलपमेंट में मोस्टली वो हम लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लिस्ट ही देखेंगे अपने जो भी हम सेशन ले रहे हैं उसमें हम लिस्ट पे ज्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। तो आपका लिस्ट के अंदर आता है यहाँ पर एरे लिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे लिस्ट आता है आपका, क्लास है। देन आपका आता है फैक्टर, सॉरी, ठीक है। तो ये 3 आपके लिस्ट क्लास के लिस्ट इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशंस है, ठीक है, एरे लिस्ट, वेक्टर एंड देन लिंक्ड लिस्ट। सेम वही बात है कि जो भी लिस्ट के अंदर मेथड्स अवेलेबल होंगे वो इन तीनों क्लासेस के अंदर भी अवेलेबल होंगे, एरे लिस्ट, वेक्टर और लिंक्ड लिस्ट। तो फिर मुझे आप लोग एक चीज और बताइए कि एरे लिस्ट के अंदर सपोज कीजिए लिस्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है ऐड। लिस्ट इंटरफेस के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है ऐड, तो वो ऐड इन तीनों में अवेलेबल होगा, एरे लिस्ट में भी, वेक्टर में भी और लिंक्ड लिस्ट में भी अवेलेबल होगा। बट क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेथड एरे लिस्ट में अवेलेबल है, अब जरा सोचिएगा, इस क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक क्लास है एरे लिस्ट, ठीक है, जिसने लिस्ट क्लास को, लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एरे लिस्ट के अंदर एक मेथड है जो कि वेक्टर में अवेलेबल नहीं है? क्या ये पॉसिबल है? सोचिए थोड़ा। क्या एरे लिस्ट सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्या एरे लिस्ट क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड हो सकता है जो कि वेक्टर क्लास में ना अवेलेबल हो सकता है सर, जो उसका खुद का मेथड होगा। बिल्कुल सही, हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, क्लासेस का खुद का भी मेथड हो सकता है और इंटरफेस जो इम्प्लीमेंट करेगा उसके भी मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। समझ में आया सऊद और क्या नाम है, विनय? यस सर। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सॉरी, कुछ काम था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने लिस्ट देख लिया, एरे लिस्ट, वेक्टर और लिंक्ड लिस्ट। उसके बाद और मैंने आपको तीसरा क्या बताया है, तीसरा जो इंटरफेस है वो है आपका क्यू। 3 इंटरफेस हो गए यहाँ पर, सेट, लिस्ट एंड क्यू। तीसरा जो क्यू इंटरफेस है उसको कौन कौन सी क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया है, वो है आपका लिंक्ड लिस्ट। देखिए अब लिंक्ड लिस्ट दोनों में अवेलेबल है, लिंक्ड लिस्ट हो गया और आपका प्रायोरिटी क्यू हो गया। ये सब क्लासेस हैं, ध्यान रखिएगा, लिंक्ड लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, ये क्लासेस हैं, ठीक है, यानी आप इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अभी हम देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्यू आपका लिंक्ड लिस्ट और प्रायोरिटी क्यू, ये दोनों क्लासेस है जिसने क्यू क्लास को क्यू इंटरफेस को जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये हो गई आपकी बात कलेक्शन इंटरफेस की, ठीक है। तो आई थिंक कलेक्शन की थोड़ी हायरार्की आपको समझ में आई होगी कि कलेक्शन खुद एक मेन इंटरफेस है, उस इंटरफेस को 3 इंटरफेसेस ने एक्सटेंड किया है, सेट, लिस्ट और क्यू। उसके बाद सेट जो इंटरफेस है उसको 3 क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया है, लिस्ट इंटरफेस है उसको 3 क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया है, एंड अगेन क्यू एक इंटरफेस है जो कि 2 क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया है। क्लियर? यस सर। यस सर। then there is another interface which is called collections के बाद एक और इंटरफेस है, ठीक है, जो कि आपका है मैप। कलेक्शन, ये जैसे कि ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो कलेक्शन, ये पेरेंट इंटरफेस और ये सारी चीजें, ये समझ लो आप एक कलेक्शन इंटरफेस, ये कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट था, ये मैप, अब ये मैप इंटरफेस अलग है, कलेक्शन से अलग है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये इंटरफेस जो है, सॉरी, कलेक्शन इंटरफेस अलग है, ठीक है, और ये जो हम आपको मैप बता रहे हैं इट इज टोटली डिफरेंट, इसका कलेक्शन इंटरफेस से कोई लेना देना है, ठीक है। तो
मैप इंटरफेस में बेसिकली इंटरफेस मैप इंटरफेस को जो है मैप इंटरफेस के डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं, यानी इसको किसी अदर इंटरफेस ने इनहेरिट नहीं किया है, और इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी है। इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि इस इंटरफेस को भी एक अलग दूसरे इंटरफेस ने इनहेरिट किया है। तो सबसे पहले इसके डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि किन किन क्लासेस ने डायरेक्ट मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया है वो आपका था हैश टेबल। हैश टेबल के बाद आपका आता है लिंक्ड हैश मैप, ये देन अगेन आपका आता है तीसरे नंबर पर हैश मैप। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ओके, कि मैप इंटरफेस को इन तीन क्लासेस ने डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद यह होता है कि इस इंटरफेस को भी, ठीक है, मैप इंटरफेस को भी एक्सटेंड किया है सॉर्टेड मैप इंटरफेस में। सॉर्टेड मैप इंटरफेस ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंटरफेस सॉर्टेड मैप। ये हायरार्की समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब आगे देखोगे तभी ये चीजें आप आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सॉर्टेड मैप जो है एक इंटरफेस है जिसने यहाँ पर मैप इंटरफेस को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। सॉर्टेड मैप ने इसको एक्सटेंड किया है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो दिया है वो क्लास है ट्री मैप। एक ही क्लास है जिसने सॉर्टेड मैप को इम्प्लीमेंट किया है। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आप बताइए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर सॉर्टेड मैप, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि ये जो है एक इंटरफेस है जो कि जिसने जो है मैप क्लास को मैप इंटरफेस को एक्सटेंड किया। ये चीज समझ में आई है? यहाँ पर क्या हो गया, हैंग कर गया। यस सर। आपने दो चीजें यहाँ पर देखी, अब थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कलेक्शंस क्या है, ठीक है। कलेक्शंस जो है एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब यही है सिंपल कि बनी बनाई क्लासेस और इंटरफेसेस होती हैं, हमें सिर्फ उनका यूज करना होता है। तो जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है। यहाँ पर जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क की डेफिनेशन भी दी हुई है कि ये क्या है, कलेक्शन है इंटरफेसेस और क्लासेस का, जो कि डेटा को स्टोर करने में और प्रोसेस करने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो हमने आपको ये बता दिया कि कलेक्शन एक इंटरफेस है, ठीक है, और जो कि सेट लिस्ट क्यू जिसके अंदर तीन इंटरफेस हैं, और ये तीनों इंटरफेस जो है क्लासेस, कुछ क्लासेस हैं उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस? एनीवन? कैन वी क्रिएट एन इंटरफेस और कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। विनय साउद कर सकते हैं? वो नहीं समझ में आया। अच्छा, विनय कर सकते हैं इसको? Can we create the object of interface? Okay. इंटरफेस को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओनली। सिर्फ क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हम इसकी बात कर लेते हैं, लिस्ट की। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि लिस्ट माई लिस्ट जहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू कैन नॉट क्रिएट लाइक दिस, क्योंकि माई लिस्ट लिस्ट यहाँ पर क्लास नहीं है। लिस्ट क्या है? इंटरफेस, इसलिए हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, चीज ध्यान रखिएगा। बट हम एक चीज कर सकते हैं, हम माई लिस्ट जो है, क्योंकि एक रेफरेंस है लिस्ट इंटरफेस का, तो हम यहाँ पर ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट सेव करा सकते हैं
जिसको जिसको जो है लिस्ट इंटरफेस जिसने जो है लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, ऐसी क्लास हम का ऑब्जेक्ट हम माई लिस्ट में सेव करा सकते हैं जिसने जो है लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा। तो लिस्ट इंटरफेस को किसने इम्प्लीमेंट किया है? इस तरीके से हम जरूर ऑब्जेक्ट, तो होगा क्या कि एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उसका रेफरेंस किसमें सेव हो जाएगा? माई लिस्ट में। बट यहाँ पर एक चीज है कि हम अब माई लिस्ट में, हम अगर बात करें माई लिस्ट में, ठीक है, तो हम माई लिस्ट की हेल्प से सिर्फ उन्हीं मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि लिस्ट इंटरफेस में अवेलेबल होंगे। सपोज कीजिए कि एक मेथड है ऐड जो कि अवेलेबल है लिस्ट इंटरफेस में, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बट सपोज कीजिए कि एक मेथड है जिसका नाम है रिप्लेस और वो अवेलेबल है एरे लिस्ट में, हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर? यानी कि दो चीजें हैं। लिस्ट आपकी एक क्लास है, एरे लिस्ट, और यहाँ पर आपने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया an इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ये अब दोनों चीजें वैलिड है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एरे लिस्ट का इंस्टेंस बना रहे हो, जो कि पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एरे लिस्ट खुद एक क्लास है। एरे लिस्ट क्या है? आप यहाँ पर देखो, एरे लिस्ट क्या है? एक क्लास है। तो आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो एरे लिस्ट al is equals to new array list. This is possible. Second thing is that कि आप किसी इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट, किसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि लिस्ट एक इंटरफेस है। यू कैन नॉट राइट लाइक लिस्ट ऑफ my list is equals to new my list. It's not possible in Java because list is an interface और इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हमें बनाना भी है तो हम कैसे बनाएंगे? लिस्ट एक इंटरफेस है, माई लिस्ट उसका एक जो है हम रेफरेंस वेरिएबल लेंगे और ऐसी कोई भी क्लास जिसने लिस्ट क्लास को इम्प्लीमेंट किया हो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो न्यू एरे लिस्ट इज पॉसिबल। और क्या क्या पॉसिबल है? वेक्टर, सर वेक्टर is possible. Also, list of लिंक लिस्ट आप नाम दे सकते हैं। बस इन चारों इम्प्लीमेंटेशन में, इन चारों डिक्लेरेशन में फर्क सिर्फ इतना है कि एरे लिस्ट में आप जो है सारे मेथड्स को यूज कर पाओगे, लिस्ट के भी और एरे लिस्ट के भी। ये चीज ध्यान रखिए, ये जो आपने डिक्लेरेशन किया है एरे लिस्ट के अंदर, आप यहाँ पर लिस्ट के अंदर जो मेथड्स अवेलेबल है, यानी लिस्ट इंटरफेस के अंदर मेथड अवेलेबल है उनको भी यूज कर पाओगे, एज वेल एज एरे लिस्ट के अंदर जो मेथड क्लास में अवेलेबल है उनको भी यूज कर पाओगे। बट अब यहाँ पे आओगे तो लिस्ट क्योंकि इंटरफेस है, ठीक है, और न्यू एरे लिस्ट, आपने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट सेव कराया है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर उन्हीं मेथड्स का यूज कर पाओगे जो कि लिस्ट क्लास में अवेलेबल है, जो कि लिस्ट में इंटरफेस में आपने डिफाइन किया होगा, डिक्लेरेशंस किए होंगे जो कि लिस्ट में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर वेक्टर के जो भी मेथड्स है, ठीक है, वेक्टर ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर भी सेम बात वही है, एक लिस्ट के अंदर जो मेथड्स अवेलेबल होंगे आप यूज कर पाओगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है? तो यस सर। अब एक काम करते हैं, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, इसको कम कर लेते हैं। ओके ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार और। लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट।
create a class called, यहाँ पर हमने एक मेन क्लास बना ली है, डिफाइन कर देते हैं। मेन मेथड डिफाइन करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, एरे लिस्ट बनाना। तो हम सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था कि एरे लिस्ट का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो लेट मी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया ए एल, न्यू एरे लिस्ट। यहाँ पर अब आप देख रहे हो अंडरलाइन आ रही है। कोई गेस कर सकता है ये अंडरलाइन क्यों आ रही है? हमने डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक किया है, बट एक क्लास के नेम के नीचे अंडरलाइन शो हो रही है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ओके, पॉसिबिलिटी ये है आपकी कि ये एरे लिस्ट एक पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है। हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। पैकेज का नाम है java.util.arraylist. ओके, रिमेंबर इट, java.util.arraylist. What if I use collection? Not possible in collection. आप यहाँ पर java.util.star, अब आप देख सकते हो काफी सारे आपको यहाँ पर array list आपका java.util पैकेज के जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। बट वी हैव टू यूज array list। तो हम चाहे तो डायरेक्ट array list यहाँ पर कर सकते हैं, या तो स्टार लगा दे तो हम सारी क्लासेस इंपोर्ट कर सकते हैं। बट लेट स्टिक टू द array list। सो वी हैव क्रिएटेड एन array list, ठीक है। array list है क्या? बेसिकली जैसे एरे होता था, एरे के अंदर हम क्या करते थे, एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते थे। बट उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि आप जो है उसमें एक साइज देते थे, तो वो साइज अगर फिक्स, और उस साइज को आप क्या करते थे, फिक्स कर देते थे। अगर आप ज्यादा एलिमेंट उसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते थे तो वो नहीं होता था, ठीक है। यानी कि एरे जो होता था उसका साइज फिक्स होता था। बट एरे लिस्ट में ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे साइज डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप रिसाइज हो जाता है और अपने आप श्रिंक हो जाता है। So you don't require to declare the size of the array list. Okay. अब देखिए क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि एल तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर एरे लिस्ट के अंदर क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं? तो यू कैन सी दैट ऐड, ठीक है, व्हिच विल टेक एन ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर आप देख रहे हो पहला मेथड ऑब्जेक्ट ऐड मेथड है। तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? यहाँ पर है क्या कि आप ऐड मेथड जब यूज करोगे, अब यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, एक इंटीजर ऐड कर सकते हो, एक स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो। और आपने जो है सपोज कीजिए यहाँ पर एक नंबर ऐड किया है 9, क्या होते हैं, आप एक कैरेक्टर ऐड कर सकते हो लाइक, एक मेथड है ऐड एरे लिस्ट, ध्यान रखिएगा फ्लोटिंग वैल्यू लेस देन 12.34 है। सपोज एक कैरेक्टर ले लेते हैं, लेट मी, आप यहाँ पर देख रहे हो डिफरेंट डेटा टाइप्स हम यहाँ पर ऐड कर पा रहे हैं। बट जावा में होता क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी डेटा टाइप है, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप हो, तो अगर आपने यहाँ पर इसको डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग हो गया या कोई इंटीजर हो गया या कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई, अगर आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, कि ये किस टाइप का डेटा है, मैं बता रहा हूँ कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट, यानी आप ये सिंपल समझो कि हर डेटा टाइप, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, ठीक है, चाहे वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो या फिर कोई कैरेक्टर हो, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। अगर आप उसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हो तो जावा में हर वो चीज, हर वो डेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो 9 फ्लोटिंग पॉइंट सी, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। अब आपको यह प्रिंट कराना है, एरे लिस्ट आपको प्रिंट कराना है, तो सिंपली राइट दिस आउट एंड ठीक है, जस्ट प्रिंट ऑब्जेक्ट, और क्या होगा, आपका एरे लिस्ट प्रिंट होगा, ठीक है। स्ट्रिंग्स 9 12.34 इज इट क्लियर? ऐड मेथड क्लियर हो गया कि आप कोई भी चीजें ऐड कर सकते हो अपने एरे लिस्ट में। और एरे लिस्ट में क्या क्या अवेलेबल है? अभी स्ट्रिंग्स अवेलेबल है, ये मतलब कि एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर वैल्यू अवेलेबल है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अवेलेबल है और एक कैरेक्टर अवेलेबल है।
ओके, तो दिस इज ऐड मेथड ऑफ एरे लिस्ट। चलिए ये आप जो अंडरलाइन देख रहे हो, येलो अंडरलाइन, एक्चुअल में क्या कहता है कि जो है आप रॉ टाइप यूज कर रहे हो, यानी कि आपने कोई पार्टिकुलर डेटा टाइप नहीं दिया है एरे लिस्ट में कि एरे लिस्ट के अंदर किस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, ये आपने नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको देना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि एक एरे लिस्ट क्रिएट करो बट इंटीजर टाइप, रिमेंबर इट। अब आप यहाँ पर देख लो रेड अंडरलाइन शो हो रही, क्यों शो हो रही है, समझ में आ रहा है? सर कैरेक्टर हमने ले रखा है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग ले रखा है, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट ले रखा है, लेकिन अभी हमने क्या करा है, इंटीजर इसको डिक्लेयर करके है। हमारा एरे लिस्ट जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, बट हम यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप ऐड कर रहे हैं। चलिए हम इसको हटा देते हैं इंटीजर। अब मैंने क्या कहा, क्योंकि अब कुछ भी, अब क्योंकि हम स्टोर जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 9 एक ऑब्जेक्ट है, 12.34 ऑब्जेक्ट है। इसको प्रिंट कराना है तो ये एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब सेम वही बात है, स्ट्रिंग का इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2 और इसका इंडेक्स है 3। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और क्या क्या मेथड अवेलेबल है। आप किसी पार्टिकुलर इंडेक्स में भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स पे हमारा एक वैल्यू स्टोर हो जाए जिसका, चलिए यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी तो स्ट्रिंग है 9, तो आउटपुट क्या होगा सर सेकंड पोजीशन पे हमारा वो आ जाएगा पोजीशन नेम आएगा, ये इंडेक्स पे, ये इंडेक्स। तो स्ट्रिंग्स 9 जावेद 12.34 एंड 3। ओके, तो इज इट क्लियर? ये ऐड मेथड का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, और भी मेथड्स अवेलेबल है। ऐड ऑल फिलहाल बाद में देखेंगे। ठीक है, क्लियर मेथड है, आपका एरे लिस्ट पूरा क्लियर कर देगा। ओके, क्लोन बाद में देखते हैं। कंटेंट्स आपका चेक करता है कि क्या हमारे एरे लिस्ट में ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि क्या हमारे एरे लिस्ट में 100 अवेलेबल है कि नहीं। AL डॉट कंटेन्स 100। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? फॉल्स। सर नल आना चाहिए। फॉल्स, यहाँ पर इट विल रिटर्न